टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने न्यू इनकम टैक्स एक्ट की तस्वीर देखी थी। आज हम उसकी असली तस्वीर समझाने जा रहे हैं। थ्योरी से आगे सीधा इम्पैक्ट पर बात, रूल से आगे रियल चैलेंजेस पर चर्चा। और इस दूसरे भाग में हम पूछने वाले हैं वो सवाल जो हर करदाता के मन में है और समझेंगे वो जवाब जो हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। हमारे साथ एक बार फिर से देश के प्रमुख सीनियर एडवोकेट श्री बलबीर सिंह जी और इस विचार मंथन को दिशा देने के लिए हमारे मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी हमारे साथ है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज बात होगी न्यू इनकम टैक्स एक्ट के रियल इफेक्ट की, सिर्फ मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया पर। सुनील सर, बलबीर जी, एक बार फिर से हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुनील सर, हम अपने इस प्रोग्राम में अक्सर बात करते हैं मिशन 2047 की, जहां हम विकसित भारत का सपना देखते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 की अगर बात करें तो कैसे कि हमारे मिशन 2047 के लिए सहायक होने वाला है? देखिए, अगर हम देखें कि जो हमारा पहला इनकम टैक्स एक्ट था 1961 में लागू हुआ, वो जब एक्ट बनाया गया था तो भारत एक क्लोज इकोनॉमी थी, जिसे हम बोलते थे बंद अर्थव्यवस्था थी, और हमारा स्टेट का कंट्रोल कैपिटल पे रहता था। तो वो कानून उसी प्रकार से बना था, लेकिन हमारा कानून को हमने कभी भी रीडिजाइन नहीं किया। हम उस कानून में संशोधन करते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। उससे क्या हुआ, फ्रेमवर्क इतना जटिल और फ्रेगमेंटेड हो गया कि उससे कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ने लगी। निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो धीमी होती चली गई और हमारी जो कैपिटल है वो फिर फंसती चली गई। मतलब कि अगर हमारा देश देखें तो सबसे ज्यादा टैक्स लिटिगेशन हमारे देश में थे। इन सब कारण से आज अगर हम देखते हैं तो आज भारत एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम पूरे वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोल सकते हैं प्रमुख बाजारों में से एक है, जिसमें आज हमारे 9 करोड़ से ज्यादा करदाता हो गए। और पूरे वर्ल्ड के स्तर पे अगर हम देखें तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है हमारे पे। तो उसको देखते हुए एक बिल्कुल नए एक्ट की जरूरत थी, जो कि मिशन 2047 जिसे हम बोलते हैं, जब अब विकसित भारत बनेगा, उसके लिए एक ऐसे कानून की जरूरत थी जो इन सब का ध्यान में रख के कानून बनाया जाए। पहले कानून बनाने के पीछे क्राइटेरिया अलग था, अब अलग था। तो इसीलिए ये एक्ट इस प्रकार से बनाया गया कि ये एक्ट जिसमें कि लीडरशिप का डिसीजन है कि जहां कॉम्प्लेक्सिटी को क्लियरिटी से, डिस्क्रिशन को रूल से, फिक्शन को ट्रस्ट से रिप्लेस कर दिया गया। उसी से हम विकसित भारत 2047 को देखते हुए एक ऐसा रिफॉर्म जो कि एक ऐसा फिस्कल फाउंडेशन रखेगा जो डिजिटली इंपावर्ड होगा, इन्वेस्टमेंट रेडी होगा और ग्लोबली हमारे देश को कॉम्पिटिटिव बनाए रखेगा। बलबीर सर, अगर हम पुराने टैक्स रिजीम को देखें तो, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं, आपको क्या लगता है कि उस टैक्स रिजीम में क्या क्या फ्लॉज थी? जिन पर काम करने की जरूरत थी? I think first of all, I don't think this kind of act which has been replaced by a new act can be seen in the light of saying there was a flaw. I don't think there was a flaw. Okay. कोई भी जो कानून बनता है वो एक उस समय की जरूरत को डील करने के लिए बनता है. The nature of income, the nature of the assessments to be carried out, the size of assessees,
the type of capital which was existing at that point in time. So 1961 का act was taken care of the situation which was existing then. Simple example लीजिए, I don't think cryptocurrency was a digital asset which would have been recognized in 1961, or carbon credits would have been a definition of asset in the old act. ये सब over a period of time develop हुआ है. Second, बहुत सारी कानून जो interpretation दिया गया जुडिशरी के द्वारा, that if this was to be replaced or the understanding of parliament was different, then the amendments were made over a period of time. Looking at the situation that 1961 act was not commensurate with the moving of time, so therefore there was a need for further amendment or a new law. And parliament ने अपनी wisdom में सोचा कि भाई हमें why not to cover up this period of 65 years of from 1961 act to today, and we make a comprehensive change and bring a new law which is simple, which is complex, and at the same time it is dealing with the development which have taken place in 1965 from the point of view of what can be new types of income, what can be new challenges in terms of foreign capital coming to India, the man and capital movement happening around the world, उस चीज को कैसे डील करें. So this act is an answer to that. Second part of your question, that can it be treated as structural flaw? I said no, it's not a structural flaw. Alright. But there was some complication which emerged over a period of time, जैसे कि various interpretations को लेके बहुत सारी litigation बढ़ गई. So now those litigation cannot perpetually go on, and therefore Parliament need to step in and see that we reduce the litigation because our courts are overburdened. Second aspect is that a clarity of certain aspects which is required by legislation, जो आप कानूनी तौर पे कर सकते हैं. You should not wait for courts to interpret and give a new interpretation to that, because court given interpretation may not necessarily the Parliament's understanding, because Parliaments run a policy. That's the second aspect which I think which was required to be clarified or undertaken or understood in a new way, and which this new act is doing. Third thing is, today the size of economy has changed. आप 1961 में जो आप number of assessees या number of the assessments which you are dealing, or the size of tax collection was there, it requires a digital intervention, because today 10 crores of assessees to be dealt, 10 crores of returns to be dealt, and therefore compliances are made complex in terms of what the manually or documentally to be done. Today has been completely replaced. So to look at these challenges to be replaced and more compliance friendly law, that I think is the reason why new law has come. So I'll not say it is dealing with any flaws which were there earlier. It is a progression of time. With the change in time, I think we needed a new law. So therefore, this is the answer to the changes what were required in the society in terms of our tax demands or tax assessments, and I think that's what the answer in my understanding. So I'll certainly not call it as a flaw in the 1961 Act. जी सुनील सर, मिशन 2047 की अगर बात करें तो 2047 को माइंड में रखते हुए ये जो नया एक्ट है, ये सिटीजन्स और ग्लोबल मार्केट को क्या सिग्नल देता है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक्ट आया है. 2047 को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा, ये रिफॉर्म भारत की इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी को का एक स्पष्ट सिग्नल देगा पूरे ग्लोब को. आज ग्लोबल लेवल पर कंट्री सिर्फ टैक्स रेट पर compete नहीं करती, वो compete करती हैं लीगल सर्टेनिटी पे, प्रेडिक्टिविटी पे और गवर्नेंस की क्वालिटी पे compete करती हैं. तो उन सब में ये एक्ट खरा निकलता है. इस स्केल के लिए फिस्कल सिस्टम ट्रांसपेरेंट, डिजिटल और लिटिगेशन लाइट होना जरूरी है. न्यू एक्ट में लॉ को प्लेन लैंग्वेज में रीराइट किया गया और सेक्शंस और जो हमारे पूरा एक्ट के अगर हम देखें कितने शब्दों का था, तो जैसे हम बता रहे थे 50% से कम उन्हें कम किया गया. मतलब पूरा एक्ट पढ़ने में अब आपको कम समय, समझने में कम समय, सिंपल लैंग्वेज में है तो लगेगा. तो इससे भारत का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो एडवांस जो हमारी इकोनॉमीज हैं उनके स्टैंडर्ड के साथ अलाइन हो रहा है. तो अब बाहर की जब कंपनी आएंगी तो उनको ये नहीं होगा कि इनका इनकम टैक्स एक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि लिटिगेशन बढ़ेगा और हमारे को परेशानी होगी. और अगर मैं सिटीजन के लिए बात करता हूं तो इसका अर्थ है कि डिग्निटी, ईज और समय की बचत. आज डिग्निफाइड तरीके से आदमी रिटर्न फाइल भरेगा, इजी तरीके से करेगा और टाइम की बचत उसको होगी. इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब अगर मैं देखता हूं तो यह प्रिडिक्टेबल पोस्ट टैक्स आउटकम और कम रेगुलेटरी रिस्क. क्योंकि जब भी रेगुलेटरी रिस्क कम होता है तो इन्वेस्टर को हम ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. और अगर हम कोर्ट के लिए देखते हैं तो ये कम डिस्प्यूट का संकेत है. अगर हमारा डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन कम होगा, कोर्ट में कम केसेस आएंगे तो कोर्ट को ज्यादा टाइम मिलेगा बाकी मसले सुलझाने का, और इतने पाइलअप हमारे देश में जो केसेस हैं वो नहीं होंगे.
और हम एक रिवेन्यू स्ट्रीम को अपनी बढ़ा सकते हैं बगैर किसी दबाव के, क्योंकि सेल्फ कंप्लायंस होगा। लोग डिग्निफाई महसूस करेंगे जब रिटर्न भरेंगे और कुछ अपना टैक्स देंगे जो कि लॉ के अनुसार से बनता है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं। तो उस सब को खत्म करने के लिए और एक पूरा फुल स्टॉप लगाने के लिए एक नया कानून लाया गया, जो कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए लाया गया। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच। पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे शो मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। बलबीर जी, देखा जाए तो दिस इज सच अ बिग रिफॉर्म आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसे बड़े रिफॉर्म्स जो होते हैं उनको लागू करने की क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे लागू होते हैं और लीगल सिस्टम का इसमें क्या योगदान रहता है? आई थिंक फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट एग्जिस्ट करता है 1961 ऑनवर्ड्स। जी। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इज प्लेस, द जुडिशियल सिस्टम इज इन प्लेस। सो ऐसा नहीं है कि हमारे पास देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स एंड वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर टू implement the taxation system. So therefore we have already existing a very well versed tax structure which is there. We need improvement, yes. Second, जब इस तरह के रिफॉर्म पार्लियामेंट सोचता है कि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, वॉक ऑफ टाइम, मल्टीपल अदर रीजंस कि हमें देयर इज अ रिफॉर्म रिक्वायर्ड ऑन द इनकम टैक्स, इट्स अ वेल थॉट, वेल डॉक्यूमेंटेड a process which is followed, which means there is a public consultation will take place. Industries are being consulted on certain aspects. The past experiences are considered. The draftmen who draft the legislation, they are consulted that what comprehensive view we should take. So that's a process which goes pre-drafting of these kind of a reform laws which are there. Second is even Parliament, when these are presented as a bill, there is a discussion in both the houses of Parliament which is thought through, debated, and these pointers which are point of concern or a point of a debate is being undertaken. And finally, once there's a consensus right between the drafters and the Parliament, which is represented by people, and therefore the final act comes into picture. Third thing which I think is these kind of reforms actually to be implemented, and I think that's where I see there is a challenge, and it's not in this act, in a multiple other laws. Once a good law is put in place, a bad implementation destroys that law. So what I see is the preparedness of the administrators is the extremely important step. Today our assessing officers, today are the appellate authorities, today our tribunal should be adequately equipped in terms of training, in terms of preparedness, in terms of the availability of whatever the tools required to implement, including the digital tools, should be there, and that's the job of the government to see that this kind of a reform is actually implemented well. So far as the role of judiciary is concerned, judiciary is not out to see that how a law is to be made and how a law is to be implemented. The role of judiciary is to interpret the law in terms of the manner in which a particular provision has been drafted or law has been made. There can be a difference in understanding of Parliament and difference in understanding of judiciary while interpreting something, and Parliament can go back to the drawing board and say कि हमें
हमारी अंडरस्टैंडिंग से ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी. आप यू कैन, द पार्लियामेंट कैन अमेंड एंड कैन अमेंड retrospectively. So the role of the judiciary is only to interpret. So the cleaner the law, cleaner the execution, the right interpretation judiciary will come. So when I see all this, the preparedness comes as stage 1, pre-drafting stage, 2, debate stage at the parliament, and 3, which I think is the most essential part, that the tax administration should be prepared well to implement this kind of a reform, so that the outcome which is expected out of these kind of reformed laws, whatever the government thinks or what the central government or parliament thinks, that should actually give an effect to. सुनील सर, जिस तरीके से बलबीर सर ने बताया कि अब टैक्स ईयर डिफाइन हो जाएगा, जिससे टैक्स फाइलिंग में भी ईज होगी, तो क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि कुछ फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं तो उनका फाइनेंशियल ईयर अलग होता था, हमारा अलग होता था, क्या अब ये टैक्स ईयर डिफाइन करने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी? देखिए, इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा ब्रॉड कर सकते हैं कि जो एक्ट आया हमारा, ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया, तो इससे क्या फॉरेन कंपनी को आने में सुविधा होगी या फॉरेन कंपनी ज्यादा आएंगी? क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव हैं टैक्स ईयर के अलावा भी. तो हाँ, बिल्कुल होगी, जरूर होगी. क्योंकि अगर हम देखते हैं तो जैसे पहले वोडाफोन का केस हुआ, तो बाहर की कंपनी ये सोचने लगती है कि अभी हम एक्ट को जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, और अगर मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर ने हमारे उस एक्ट को, उस सेक्शन को पढ़ने में इंटरप्रिटेशन कुछ अलग कर दी और कोई ह्यूज लायबिलिटी हमारे सर पे ना आ जाए, जैसे वोडाफोन के केस में आई थी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इनकम टैक्स कानून है वो बिल्कुल सिंपल और प्रिडिक्टिव होना चाहिए. मतलब उसको पहले से आदमी को पता हो कि इसमें ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता. तो क्योंकि 1961 का एक्ट था, पुराना एक्ट था, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बना था, और बहुत सारे अमेंडमेंट हुए और बहुत सारे केसेस इंटरप्रिटेशन की वजह से डिफरेंट कोर्ट तक पहुंचे. उन्होंने कुछ नए लॉ बनाए, डिफरेंट सर्कुलर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहे उनको एड्रेस करने के लिए. उससे कंफ्यूजन बढ़ते गए, इंटरप्रिटेशन और गंभीर और कॉम्प्लेक्स होती गई. तो फॉरेन कंपनी आने से पहले सबसे पहले टैक्स कंसल्टेंट के पास जाने लगी, समझने के लिए कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कल को हमारे पास क्या टैक्स लायबिलिटीज आ सकती हैं. तो उससे इंपैक्ट पड़ा कि जो डिसीजन एफडीआई का था, वो बाकी फैक्टर होते हैं देश में देखने के लिए कि इन्वेस्टमेंट का माहौल कैसा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या कर रहा है, या हमारे पास एग्जिट क्लॉज है कि नहीं है बिजनेस करने के लिए. लेकिन वो टैक्स को भी एक बड़े एंगल के रूप में देखने लगे और सभी सबसे पहले देखने लगे कि टैक्स के इंपैक्ट क्या क्या होंगे. तो उसके लिए देखते थे कि आज तक जिन लोगों ने एफडीआई या भारत में जाके काम किया और इन्वेस्टमेंट की, उनके केसेस कहां कहां पेंडिंग है, किस इशू पे पेंडिंग है, उस इशू से हमारा कोई कनेक्शन तो नहीं है. तो उस सब को खत्म करने के लिए और एक पूरा फुल स्टॉप लगाने के लिए एक नया कानून लाया गया, जो कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए लाया गया, जो पूरा प्रेडिक्टेबल है, पूरा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और कंप्लीट बताया है. अब हम टैक्स ईयर की बात करते हैं, तो टैक्स ईयर का कंफ्यूजन तो हमारे देश में ही सभी को था. मैं ये कहना चाहूंगा, टैक्स कंसल्टेंट या जो प्रोफेशनल लोग हैं इस फील्ड के, ज्यादा जागरूक नागरिक थे, उन्हीं को पता था ये फर्क क्या है कि प्रीवियस इनकम, जो मेरी पिछले साल की इनकम है, उस पर टैक्स अगले साल लगेगा. अभी भी ऐसे ही लगेगा, लेकिन पहले उसे प्रीवियस ईयर बोलते थे, फिर असेसमेंट ईयर बोलते थे, तो उसे टैक्स ईयर कर दिया. तो बाहर के देशों में, क्योंकि टैक्स ईयर बाहर के देशों में वैसे भी फाइनेंशियल ईयर अलग होता है उनका, क्योंकि वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलते हैं कि जनवरी से दिसंबर. हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च को खत्म हो जाता है. जब टैक्स ईयर हमारा क्लियर हो गया, तो उनको डे 1 पे क्लैरिटी है कि ये टैक्स ईयर है और उस टैक्स ईयर के हिसाब से हिंदुस्तान में चलना है. और सारे कानून उनको पता है, अब सिंप्लीफाइड है, उसमें लिखा हुआ है कब कैसे कहां टैक्स लग सकता है. उनको पता है कि जब मैं वहां पे कर रहा हूं, किसी चलते हुए बिजनेस में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो वैल्यूएशन के क्या रूल और तरीके हैं. पहले की तरह एम्बिग्यूटी खत्म हो गई कि मैं कुछ और लूंगा और असेसिंग ऑफिसर कुछ और मानेगा उसे. तो वो सब खत्म होने के कारण मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा एफडीआई को देश में. बाहर की कंपनियां और अच्छे तरीके से आएंगी, क्योंकि वो देखेंगी ईज ऑफ डूइंग हमारे देश में बहुत तेजी से हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा हो गया. मेक इन इंडिया में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया. आईबीसी क्लॉज एक्ट जो था हमारा, बहुत तेजी से इंप्लीमेंट हो रहा है. और अब इनकम टैक्स में भी अमेंडमेंट आने से उनको लगेगा कि अब ज्यादा सुविधाएं हैं देश में जाने में, और जरूर मेरे को लगता है इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा देश में आएगी. यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं. कोई भी देश टैक्स के रेट बढ़ा के इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकता. यू कांट हैव अ 60%, 70% ऑफ टैक्स रेट.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे शो मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। बलबीर सर, अगर ड्यू टैक्स सिस्टम को हम आम नागरिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका ईज ऑफ लिविंग और उनका इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करता है ये एक्ट? आई थिंक पहले हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी टैक्स लॉ अगर सिंपल और सर्टन है and उनके tax rates are dependent on the size of income somebody is earning and which is rational. I think generally it is going to increase the confidence of everybody who's resident of India, whether it be a foreign national or an Indian national. Okay. So certainty, tax slabs and tax rates are the first thing which are important for any country to have a clarity, and therefore it is easy for the people to follow that law. Second is कोई भी देश टैक्स के रेट बढ़ा के इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकता. यू कांट हैव अ 60% 70% ऑफ टैक्स रेट बिकॉज यू नीड टू फ्री अप मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल टू स्पेंड दैट मनी फॉर द इकोनॉमी टू मूव. उसका सिंपल रास्ता ये है दैट देयर शुड बी अ ऑनेस्ट टैक्स कॉम्प्लायंस बाय द पीपल हु आर लिविंग इन द कंट्री. लेकिन ऑनेस्ट टैक्स कॉम्प्लायंस के लिए एग्जॉर्बिटेंट टैक्स रेट्स नहीं हो सकते. इफ समबडी इज अर्निंग 5 लाख रुपीज यू कांट हैव अ 40% of rate of tax on that. So what this new act is proposing to do is that lower tax earners, lower income earners, they are giving the lower tax rates. As a result, the chances are the compliance is going to be higher. As I mentioned earlier, कि आज जो हिंदुस्तान टैक्स कलेक्ट करता है 95% सेल्फ कॉम्प्लायंट बेसिस पे करता है. एनफोर्समेंट सिर्फ 5% के लिए होती है. सो द फर्स्ट थिंग, इफ द टैक्स रेट्स आर रैशनल, the tax base is going to broaden, and अगर tax base broaden होता है तो obviously for the citizen to comply with this is easier. Second aspect is कि जैसे आप बोलते हैं कि ease of living कैसे होगी. अगर today the people who are earning income up to a certain level are charged moderate rate of taxation, उनके हाथ में income ज्यादा रहेगी, उनके हाथ में पैसे ज्यादा रहेंगे, and that ultimately fuel the economy, because that one money will ultimately come in the economy that will help in terms of their living standards going up, education is going up, and they need not think that the tax rate is high, therefore I need to earn a black money or I don't want to disclose that. Third aspect is that the tax which is collected by any nation should be rightly deployed, because ultimately a tax क्यों लिया जाता है आपसे? It's a compulsory extraction from you because the government performs certain function which is the role of the government to perform. If today the government is going to increase tax base, उस increase of tax base से अगर tax collection higher होता है, we'll have better infrastructure, we'll better education system, we'll have better roads, we'll have better security, better job creation. That's the one aspect for the common citizen which to be done. If you look at the corporate citizen today, again the same principle apply. You need to have a rational tax rates in the country, because it's very clear that anybody who invests in your country or any domestic investor invest a country, ultimately they're out and out to earn money. There's nothing wrong. It's not a capitalist thought. Exactly. It's the thought that the money ultimately which is being deployed create opportunities. You can't have exorbitant rate to say that rich should be taxed at 80%. I'm not saying there should not be any gap. So even people who create wealth, they should be rewarded, and they have potential to become a unicorn. You need to protect them to a certain point in time, and that's possibly one aspect which I see from the new act. Beside the citizen, even to a corporate citizen who are there, they should give them a chance to grow big. They should give them a chance to become unicorns of the world in times to come. And that's, I think, is a responsibility of the administrator of the tax to see that the new act is implemented or new law is implemented in the right perspective, so that a citizen ease and do the business ease should be followed in this particular law. Very, very well said. सुनील सर, हम चाहेंगे ज़रूर आप हमारे दर्शकों को जो देश के कोने कोने में बैठकर हमारा प्रोग्राम देखते हैं उनको अपना एक मैसेज ज़रूर दें. मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, आप अपना प्रॉपर इनकम टैक्स जरूर दें. किसी भी बिजनेस की वैल्यूएशन उसकी इनकम टैक्स रिटर्न से असेस होती है कि वो कितनी इनकम कमाता है, कितना टैक्स देता है. आपने सुना होगा आजकल वैल्यूएशन का खेल है. किसी की वैल्यूएशन किसी बिजनेस की 1000 करोड़ हो गई, 10,000 करोड़ हो गया, ये यूनिकॉर्न बन गया. तो ये सारी जो वैल्यूएशन होती है, या कोई बहुत छोटा बिजनेस है, तो आपकी वैल्यूएशन आपके टैक्सेबल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई होती है. तो अगर आप टैक्सेबल प्रॉफिट प्रॉपर दिखाते हैं तो आपकी वैल्यूएशन अच्छी होगी. आपको कैपिटल के इनफ्लो में दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो कैपिटल शेयर होल्डर से आए, डिवेंचर से आए, लोन से आए, या
आपकी इक्विटी में आए। तो इसीलिए आपको प्रॉपर टैक्स देना चाहिए। जी बिल्कुल बलबीर जी, आपका मैसेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे दर्शक देश के कोने कोने से आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक पहले तो मैं आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट दूरदर्शन की इस तरह का इनिशिएटिव लिया, क्योंकि टैक्स किसी के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड लॉ हो सकती है, और स्पेशली पीपल हु आर फोर्स टू पे टैक्स इन अ सेंस दैट सैलरी क्लास जो है उनके पास शायद ऑप्शन नहीं होती, बिकॉज उनका टैक्स पहले ही कलेक्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस डिडक्टेड, एंड दैट्स व्हाई दे से दैट द मोस्ट ऑफ द पीपल are compulsorily paying taxes without even looking at it because the employer deduct tax. So इस तरह का initiative लेके to educate people, I think that's a great message which has been given by Doordarshan. Second aspect, I say that and that's the message to the administrators of the tax, I would say, that to make any law work, the execution of law is the most important, and therefore the message to the administrator would be, let it be in the spirit followed, that for the purpose which law has been made, so that it become easier for the citizen of this country to follow this law. बिल्कुल सर। सुनील सर, अब परंपरा के अनुसार हम समय हो गया है कि हमारे आज के गेस्ट को हम एक मोमेंटो देकर सम्मानित करें। जी सुनील सर, बलबीर जी, आप हमारे शो पर आए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो आज के एपिसोड में हमने न्यू इनकम टैक्स एक्ट को सिर्फ एक कानून के रूप में नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और सशक्त नागरिक बनने के अवसर के रूप में भी देखा। और जब कानून स्पष्ट होता है तो भरोसा मजबूत होता है, और जब भरोसा होता है तो विकास की राह खुद ब खुद खुलती है। याद रखिए दर्शकों, जानकारी ही सशक्तिकरण है और सही जानकारी ही विकसित भारत की बुनियाद है। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड के साथ सिर्फ एक विषय का समापन नहीं बल्कि एक जिम्मेदार सोच की शुरुआत होती है। मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया आपको सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि देश के विकास का हिस्सा भी बनाता है। अगर आप देश के कानूनों को समझना चाहते हैं, पॉलिसी के पीछे की सोच जानना चाहते हैं और एक सशक्त नागरिक बनना चाहते हैं, तो ये शो आप ही के लिए है। मैं सिमरन आपसे विदा लेती हूँ इस विश्वास के साथ कि हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए नजरिए के साथ। याद रखिए, हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।